Hello everyone. Today I am uploading my next video which is very important and I have taken this topic from respiration and plant. देखो ये जो टॉपिक होते हैं ना बायोलॉजी से लोग क्या सोचते हैं कि बायो है उसे याद कर लूँगी रट लूँगी और मेरा हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें एकदम घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको क्या पूछ देंगे, आप वो चीज़ पढ़ के गए हो बट आप उसका रिप्लाई आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे उस टाइम, क्योंकि आपके पास वो बेस नहीं बना हुआ है। आप सिर्फ याद कर लिए, हाँ जो लाइन बाय लाइन है आप उसको रट लिए और आप सोच रहे हो कि हाँ चलो मेरा तो हो गया बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये ऑल अबाउट याद करना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज़ को समझ जाओगे तो याद करना तो रहेगा ना। अब केमिकल्स है, कोई चीज़ नाम है, तो आपको वो चीज़ तो याद करना ही पड़ेगा, बट उसको किस तरीके से याद करें सिंप्लीफाई करके, वो मैं आज आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊँगी। उसके मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर मैंने कर दिए हैं ताकि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ लिखने में। और मैं इसका बाद में इसके फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी, आप उसे देखना। मैंने छोटे छोटे, जब कोई चीज़ छोटे छोटे पॉइंट में आप देखते हो ना तो वो आपको जल्दी याद होती है, रादर देन कि आप एकदम लंबे लंबे कोटेशंस पढ़ रहे हो। आप किसी चीज़ को लिखो, पढ़ो और उसको एकदम छोटे छोटे पॉइंट में लिखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी से याद होगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखो ग्लाइकोलाइसिस ये दो वर्ड से बना हुआ है। ये सबसे पहले तो इसको देखो कि ये जो है ना ये ग्रीक, जी फॉर ग्लाइकोलाइसिस जी से स्टार्ट होता है, तो ऐसा याद कर लो कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। रीज़न क्या है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका ऑरिजिन नहीं पूछता है, बट ऐसा नहीं है। ऑरिजिन पूछता है, आपको कुछ भी पूछ देगा, आपको एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना रहता है। देखो एक तो सबसे पहले ये ग्रीक से आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया है रेड से, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस ये दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइकोज और लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है, शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग किसी चीज़ को। क्योंकि शुगर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बना हुआ है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का मिक्सचर करके ये एक कंपाउंड बना गया है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तभी ना इसका बाय प्रोडक्ट का हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में आता है, कार्बोहाइड्रेट है ये। तो उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वही चीज़ डाइजेस्ट कर सकते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। तो शुगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अब हम लोग को इसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि इससे हम एनर्जी यूटिलाइज कर सकें। अब स्टेप बाय स्टेप देखो किस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं, किस तरीके से इसका एनर्जी का यूज़ होता है। देखो 3 साइंटिस्ट थे जिसने इसके बारे में बताया था। उसका नाम था गस्टव एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड जे पार्नस। इन्होंने ये ग्लाइकोलाइसिस किस तरीके से इसका पाथवे चलता है, कौन कौन से एंजाइम का रिएक्शंस होता है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसलिए उनके ही वो 3 साइंटिस्ट के फर्स्ट नेम का, उसका जो सरनेम था उसका फर्स्ट वर्ड लिया गया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया और उससे एक ईएमपी पाथवे बनाया गया। एम्बडेन का ई, मेयरहॉफ का एम और पार्नस का पी, ठीक है। और ये जो ईएमपी पाथवे होते हैं ना, जैसे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो अपना यूटिलाइज तो करता है एनर्जी, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो अपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ईएमपी पाथवे ही होता है और कोई ऐसा पाथवे नहीं होता है जिससे वो अपना एनर्जी ऑब्टेन कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट मिलके उसको बताया था इसके बारे में। देखो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता कहाँ है हमारे बॉडी, हमारे सेल में होता कहाँ है। तो हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वहाँ पर ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर वो न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जो भी वो मैं आगे बताऊँगी आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज, अभी शुगर है उसका लाइसिस करवाना पड़ेगा पहले। किस तरीके से लाइसिस होता है वो बताएंगे, लेकिन पहले मेन मुद्दा समझो होता क्या है। ग्लूकोज जो बनता है, जब हम लोग शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाते हैं, उसमें क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन होके पहले क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, अब ये पार्शियल ऑक्सीडेशन का भी मतलब समझाऊंगी, लेकिन
धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तब मैं बताऊंगी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या, ग्लूकोज में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। यही अभी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देखोगे तो ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हम लोग को मिलता है। किस तरीके से, कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो सब मैं बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है, सुक्रोज। सुक्रोज मतलब यही शुगर, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस तो पढ़े होगे, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, सुक्रोज। वो सुक्रोज क्या है, ये सुक्रोज जो है ना वो क्या है, देखो देखो सुक्रोज जो है ना वो क्या होता है, एक डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब अगर इसमें हम लोग कोई चीज़ एंजाइम दें तो वो 2 मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो सकता है। ये तुम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हो गए, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें समझाऊंगी क्या होता है। तो सुक्रोज को बस इतना समझो कि ये डाइसेकेराइड होता है। जब इसमें हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम का यूज़ करते हैं तो वे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में चेंज होता है, और ये ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, और ये दोनों एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो वही बोल रहे हैं, सुक्रोज क्या हुआ, एंड प्रोडक्ट होता है जो बाद में किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, और ये क्या बना, मोनोसेकेराइड। अब ये मोनोसेकेराइड में जब चेंज हुआ तब फिर ये क्या होता है, यही ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे होता है ना, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, उसमें वो इंटर कर जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब देखो छोटे मोटे में क्या समझना है तुम्हें, कि ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल का बना होता है, C6H12O6, ये तो फॉर्मूला सबको पता होता है। लास्ट में जब ये टूटता है ना तो ये पायरुविक एसिड में जब चेंज होता है तो वो पायरुविक एसिड से 3 कार्बन का बचा रहता है। इसमें टोटल ऑन 10 स्टेप्स होते हैं, अलग अलग इसमें इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होते हैं। इसमें मैं इंजाइम्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, तुम्हें प्रोसेस बता दिया है, इंजाइम्स नहीं बताया, लेकिन एग्जाम्स में तुम्हें ज़रूर पूछेगा कि कौन से प्रोसेस में कब क्या कन्वर्ट हुआ, तो उसमें इंजाइम से कौन से यूज पड़े, ठीक है। देखो अब स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल है, जो हम लोग को एंड प्रोडक्ट मिला सुक्रोज, जब उसमें हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम का यूज़ किए तो उससे 2 मोनोसेकेराइड बना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ग्लूकोज को इसलिए करते हैं क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी हम लोग को देता है। तो ग्लूकोज क्या है, 6 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, उसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये जब ग्लूकोज क्या होता है, इसमें टोटल ऑन 10 स्टेप होते हैं। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होते 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 लास्ट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, क्योंकि हम लोग को तो लास्ट में क्या होता है, कार्बन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। शुरू में 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है तो उसमें 6 कार्बन है, लास्ट में जब पायरुविक एसिड बचता है तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। जब 3 कार्बन होते हैं तो अब इसको 6 कार्बन कैसे हम लोग करेंगे, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन जाते हैं ताकि टोटल ऑन 6 कार्बन हो जाए। वो बैलेंस इक्वेशन में तो पढ़े ही है, तो जानते हैं हम लोग। अब देखो ग्लूकोज है 6 कार्बन, ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो स्टेप्स है ना मैं तुम्हें सिर्फ बता सकती हूँ, तुम्हें ये स्टेप्स याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है, उसमें कौन से एंजाइम्स यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस मैं तुम्हें अच्छे से बता सकती हूँ। इसको तुम लोग 3-4 बार पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, अपने ट्रिक से सब याद करते हैं। तो उसको देखो, देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, ठीक है। इसमें आप फॉस्फेट ग्रुप लगा, उस टाइम क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो होता है ना, जब ये फॉस्फेट इसमें एडिशन होता है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। एटीपी क्या होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, हेक्सोकाइनेज। उसके बाद क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। वैसे तो इसको सिंपली हम लोग आइसोमरेज भी बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म भी दे देते हैं कभी कभी, इसलिए मैं पूरा लिखी हूँ फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि फ्रुक्टोज में चेंज हुआ है इसलिए फ्रुक्टो आइसोमरेज दिया गया है, फॉस्फो फ्रुक्टो आइसोमरेज। उसके बाद है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये बिस की जगह हम लोग डाई भी बोल सकते हैं, बिस और डाई दोनों का मतलब 2 होते हैं, कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम भी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एक एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और फॉस्फेट का एडिशन हुआ। जब भी फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है देख रहे हो, एटीपी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। देखो यहाँ भी, यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी जब फॉस्फेट ऐड हुआ तो एटीपी का हमने एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी फॉस्फेट है, यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ आइसोमरेज प्रोसेस हो रहा है, ठीक है।
और जब इसमें फिर से एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसमें फिर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। मतलब कभी भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगर किसी में ऐड होता है तो उसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये एक याद रखने या फिर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब फॉस्फेट ग्रुप लगाए तो उसमें एटीपी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। अब देखो, अब इससे क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इस यहाँ तक तो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हम लोग इसमें अल्डोलेज एंजाइम देते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक है 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, PgAl जिसको बोलते हैं, और ये जो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है, DHAP। ये जो होता है ना, ये एक कंट्रोलिंग चेक का काम करता है। DHAP ये जो होता है ना, ये PgAl को, मतलब PgAl को कंट्रोल करता है कि इस PgAl का कितना अमाउंट DHAP में कन्वर्ट होना चाहिए और कितना अमाउंट नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए। इसका यही काम है, क्योंकि इसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ एक चेकिंग पॉइंट होता है ना, कि ये रोकता है, ये बताता है तुमको कि हाँ इसके बाद तुम्हारा क्या काम है। वो एक एज अ बॉस के जैसा काम करता है कि तुमको इतना, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही आगे प्रोडक्ट में जाओ और बाकी मुझ में कन्वर्ट हो जाओ, इस तरीके का काम है। और ये ना देखो, इस तरीके का एरो का मतलब होता है रिवर्सेबल, मतलब ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसा हम लोग को पायरुविक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा हम लोग को बाद में एनर्जी चाहिए रहता है, उस तरीके में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये वाला एरो दिए क्योंकि ये रिवर्सेबल वाला है। इसमें क्या होता है, रिवर्सेबल के लिए फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना PgAl अल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसमें से क्या होते हैं, अपने अल्डिहाइड में से एक हाइड्रोजन को वो निकालता है और NAD+ जो होते हैं, ये भी एक एनर्जी देने वाला ही मॉलिक्यूल है, उसको दे देता है और खुद का रिडक्शन कर लेता है। रिडक्शन तो पता ही है ना, NAD+ में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो क्या हुआ, किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन अगर एडिशन होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, PgAl में से एक हाइड्रोजन निकलता है और ये NAD+ को NADH+H+ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें से हाइड्रोजन निकला, अल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकला, तो खुद को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज किया ना हाइड्रोजन निकाल के। तो अल्डिहाइड के बाद जब खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होगा, अल्डिहाइड जब अपने आप से हाइड्रोजन निकालता है तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है जनरली। देखो, अपने आप को ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना, अल्डिहाइड है यहाँ पे, अल्डिहाइड, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को हम लोग कहते हैं BPGA। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब जब ये फिर से ग्लाइसरेट में चेंज हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड चेंज हो रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट, उसमें क्या होता है, अब इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन ना होके इसका फॉर्मेशन होने लगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADP से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना। पहले ऊपर में 2 स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ख़त्म हो गई, यहाँ एक ही स्टेप में दोनों एनर्जी का मतलब क्या होता है, नल हो गया, 2 ऊपर यूज़ हुआ, यहाँ 2 सिंथेसाइज हुआ, दोनों मिलकर 0 हो गया। उसके बाद फिर बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट, यहाँ पानी निकलता है, वाटर, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है इनोलिस। फिर बनता है पेप, वही फॉस्फो इनोल पायरोवेट, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना। अब देखो, पहले 2 यूज़ हुआ, फिर एक ही स्टेप में दोनों मिल गया, तो क्या हुआ, 0, मतलब नेट गेन 0 हुआ। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिल गया, तो अब नेट गेन कितना हो रहा है, 2, क्योंकि जहाँ 2 का यूज़ किया गया था वहाँ एक स्टेप में 2 सिंथेसाइज हुआ, तो 2 यूज़ हुआ, 2 सिंथेसाइज हुआ तो 0। अब यहाँ 2 फिर से बन गया, तो नेट गेन तो 2 हो रहा है ना। उसके बाद फिर पायरुविक एसिड लास्ट स्टेप में बनता है, यहीं देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन होता है उतना बन गया। मैंने यहाँ थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला है। इन द वेरी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ATP से क्या हो रहा है, ADP बन रहा है। पीछे मैंने बताया था ना कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद फिर एक और स्टेप में यहाँ बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है, वहाँ पे क्या हो रहा है,
एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और सिक्स्थ और नाइन्थ स्टेप में 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है, हर स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट गेन एटीपी का कितना हो रहा है, 4 बना, 4 यूटिलाइज हुआ, टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना। और यहाँ देखो फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल PgAl फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वो NAD प्लस में ट्रांसफ़र हुआ, जिससे रिडक्शन हुआ NADH प्लस H प्लस में, जिससे ये क्या हुआ था, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो गया था। और यहाँ मैंने एक और चीज़ बताया था DHAP का, ये एक कंट्रोलिंग चेक पॉइंट है जो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ PgAl DHAP में कन्वर्ट होना चाहिए और कितना अमाउंट BPGA में कन्वर्ट होना चाहिए। देखो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो इसमें ही मैं कवर कर रही हूँ, उसका नाम है फर्मेंटेशन। क्योंकि हम लोग ने लास्ट स्टेप में क्या हुआ, पायरुविक एसिड बना दिया, अब उसी के प्रोसेस उसी प्रोडक्ट को लेके आगे फर्मेंट किया जाता है। दैट्स वाई मैंने सोचा इसी में वो छोटा सा टॉपिक है मैं इंक्लूड कर दे रही हूँ। देखो फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो फर्मेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो वो ईस्ट जो है फर्मेंटेशन का काम जनरली करता है। ठीक है, फर्मेंटेशन में होता क्या है, जैसे बहुत लोग देखते हो घर पे ही, जैसे तुम्हें कुछ मम्मी जैसे बना रही है तो उसको बोलती है ना थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, फर्मेंट होगा, ताकि उसमें थोड़ा सा अच्छे से उसमें बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो, ताकि वो थोड़ा और पफी हो, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकले। जैसे ब्रेड बनाते हैं तो क्या होता है, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको मैश किया जाता है, ताकि उससे क्या हो, उसमें ज़्यादा अमाउंट में वो फर्मेंट होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ताकि वो अच्छा टेक्सचर देता है, जैसे वो पफ़ी नेचर होना, उसके बाद उसमें होल्स जो बनते हैं, ये ऑल बिकॉज क्योंकि उस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। ठीक है, अब देखो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फर्मेंटेशन में, एकदम याद रखना। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ एनारोबिक कंडीशन तो हो गई, क्योंकि ग्लूकोज एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो पायरुविक एसिड बना ना, हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का, उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है वो। ठीक है, दीज रिएक्शंस कैन बी कैटेलाइज, ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये जनरली 2 एंजाइम से कैटेलाइज होते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, सॉरी यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये 2 एंजाइम बेसिकली इसमें यूज़ किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ना जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, पायरुविक एसिड से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका मैं पाथवे बताती हूँ किस तरीके से ये 2 प्रोडक्ट बनता है इसमें। देखो पाथवे ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो ये पायरुविक एसिड बना ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, एक लैक्टिक एसिड और एक इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक चीज़ गौर करने वाला है, देखो क्या, सबसे पहले जब इथेनॉल बनता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये सब में बच्चे फंसते हैं। दोनों में क्या होता है, वही वहाँ जो हम लोग ने PgAl से BPGA में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन यूज़ किया था ना, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ NADH प्लस H प्लस से हाइड्रोजन निकल रहा है और ख़ुद को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है NADH, और NAD प्लस में कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड बनाता है। और यहाँ भी सेम ही हो रहा है, यहाँ इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जैसे देखो हम लोग जैसे जनरली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो जैसे एक्सरसाइज करते करते कि पैर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग जैसा कर रहे हैं, उछल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे लेग्स में क्रैम्प आ जाते हैं। तो वो क्रैम्प्स किसके वजह से होते हैं, वही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें क्या होता है, हमें जब हम लोग ये करते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारे मसल्स को उतना एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उसके वजह से वो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा सेल, वही जो पायरुविक एसिड है ना जो बना है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के थ्रू,
उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करा देता है। इसलिए हमारे पैर में बहुत दर्द होने लगते हैं, उसके बाद थोड़े मालिश करने के बाद वो फिर ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही शॉर्ट में लिखा है कि एनिमल सेल में लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या होता है पायरुविक एसिड में, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अब कोई पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का क्या काम होता है, वो किसी चीज़ को पहुंचाता है। तो रिड्यूस, दूसरे को रिड्यूस करना, एजेंट है कोई, मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को हाइड्रोजन देगा, और खुद जब अपना सामान तुम दूसरे को दोगे तो तुम उस सामान से क्या होगा, छुटकारा पालोगे। तो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को हाइड्रोजन देना और खुद ऑक्सीडाइज होकर बैठना। तो NaDH प्लस H प्लस ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अपने से हाइड्रोजन निकालता है, दूसरे को दे देता है, और खुद NAD प्लस बन के ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH प्लस H प्लस विच इज बिंग रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ द प्रोसेस। रीऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, री मतलब दोबारा, फिर से इसलिए क्योंकि जब ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, NADH प्लस H प्लस में चेंज हो गया था, तो वो फिर से NAD प्लस में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे फिर से हुआ है, इसलिए रीऑक्सीडाइज कहा गया है। अब देखो दोनों जो प्रोसेस है, लैक्टिक एसिड हो या अल्कोहल का फर्मेंटेशन हो, इसमें एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ नहीं होती है, सिर्फ लेस देन 7% ही एनर्जी रिलीज़ होती है, सिर्फ लेस देन, क्योंकि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तुम वो काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें एनर्जी थोड़ी उतनी प्रोड्यूस होगी। ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है तभी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ATP एनर्जी हमें मिलती है। सो दैट्स इट। मैंने आज दो टॉपिक मैंने कवर किया है, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for our competitive examination, as I am also a student, so this is for me also, but मैं बस चाहती हूँ कि मैं जो जितना समझी आप लोगों को समझाया, और इसको आप लोग पढ़ना। मैं टॉपिक का इसका मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए इसका मैं एक PDF बना के आप लोग को अपने लिंक में भेज दूँगी। इसका मैं फ़ोटोज़ भी अपलोड करूँगी, आप लोग इसको अच्छे से देखना और इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। And please support me because I'm the beginner. So thank you so much.